गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। वे उनका जन्म आधुनिक पाकिस्तान के एबटाबाद में हुआ था। उनका जन्म आधुनिक पाकिस्तान के एबटाबाद में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा दीक्षा गांव पर हुई। उसके बाद वे लाहौर चले गए और उच्च शिक्षा के लिए वे जापान गए, जहाँ उनकी भेंट राम तीर्थ, जो भारत के दर्शन के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उनकी उस मुलाकात के बाद उनके जीवन पर उसका काफी अच्छा गहरा प्रभाव पड़ा। जब वे स्वदेश आए तो उन्हें देहरादून में अध्ययन और अध्यापन का कार्य मिल गया। उसके बाद वे निर्भीक और स्वतंत्र स्वभाव के कारण उन्हें यहाँ अध्यापन कार्य से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और स्वयं वो खेती करने लगे। खेती में घाटा होने के बाद पुनः वो नौकरी की तलाश में आ गए। इसी दौरान देश में स्वतंत्रता आंदोलन जोर शोर से चल रहा था। उसमें उनका संपर्क कुछ क्रांतिकारियों के साथ भी हुआ और उन्हें कोर्ट कचहरी में उन्हें गवाही के लिए भी बुलाया गया, जहाँ उनको देश हित झूठ भी बोलने पड़ी। लेकिन झूठ के बोलने के पश्चात उन्हें उनके मन पर इसका गहरा दुष्प्रभाव पड़ा और उनको लगा कि मैंने बहुत भारी पाप किया है, और इसी सदमे में 1931 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। आइए हम लोग सरदार पूर्ण सिंह के रचना, उनके विचारों के बारे में अध्ययन करते हैं। विचार और भाव में समन्वय स्थापित किया। उनके निबंध जो है वो लक्ष्यदार बातों को झाड़ी लगाते हैं, यानी बातों को जब कहते हैं तो कहते जाते हैं, एक पे एक उदाहरण प्रस्तुत करते जाते हैं और अपनी बातों को सिद्ध करते रहते हैं। उनके निबंधों में देखें तो उन्हें निबंधों में रोटी बोटी और शोरबा तीनों देखने को मिलते हैं। यानी कहने का मतलब कि हर चीज अगर निबंध में देखें तो सरदार पूर्ण सिंह के निबंध में हमें दिखाई देता है। इसलिए उनके निबंध काफी रोचक हो जाते हैं, पाठकों के लिए बड़ा ही मतलब मनोरंजन पूर्ण हो जाता है। अपनी बातों को जब वो रखते हैं, उनके नीतिगत मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। स्पष्ट और निर्भीक स्वभाव के कारण वे मानवीयता के भाव को भी अपने निबंधों में समेटने का प्रयास करते हैं। उनके निबंधों में सर्वकेश्वर दिखाई देते हैं, लेकिन साथ ही उनमें उनके अंदर आत्मविश्वास और खरी आलोचना की ओर पथ प्रदर्शक के रूप में हमें वे दिखाई देते हैं। सरदार पूर्ण सिंह एक ललित निबंधकार हैं और उनकी भाषा शैली लचीदार है तथा बड़ी सी बड़ी बातों को बड़े ही सहज ढंग से कह डालते हैं। सरदार पूर्ण सिंह का मानना है कि निबंध बिंदु से लेकर समुद्र तक, चींटी से लेकर हाथी तक तथा छोटाई से लेकर पहाड़ तक की जा सकती है। सरदार पूर्ण सिंह बातों में बड़े ही क्रमबद्ध तरीके से अपनी बात को कहते हैं। उन्होंने सभी धर्मों के साधु संतों जैसे यीशु मसीह, पैगंबर मोहम्मद, भगवान शिव, विष्णु, राम, बुद्ध इत्यादि अनगिनत महान व्यक्तित्व और चरित्रों को उन्होंने अपने निबंध का विषय वस्तु बनाया और उनके आचरण की श्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयास किया। साथ ही वे
बहुत सारे उपदेश के साथ अपनी बातों को भी रखे। उन्होंने व्यंग्य शैली में भी बहुत सारी बातों को कहने का प्रयास किया। किस तरह से वे बताते हैं कि लोग तीर्थ जाते हैं, उपासना करते हैं, इसका क्या पीछे राज है, क्या उद्देश्य है, इसको व्यंग्य की शैली में कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि रविवार की छुट्टी क्यों दी जाती है। सरदार पूर्ण सिंह का मानना है कि उनकी कलम जो है नायिकाओं के नख से लेकर सिख तक यानी सिर तक, अमेरिका से लेकर अमेरिका के मस्त योगी हिल्टमैन योगी की तस्वीर को भी उन्होंने बड़े ही सूक्ष्म और व्यापक रूप से खींचा है। अमेरिका के मस्त योगी हिल्टमैन को नंगे पांव, लंबा शरीर, वृद्ध युवक और मोटे कपड़ा पहने हुए, कभी टोपी उछालता, कभी मस्ती में झूमता, उसके चित्र कुछ यूं ही दर्शाते हैं जैसे किसी चीज को अतिशयोक्ति में अपनी बातों को रखते हैं, यानी बातों को बढ़ा चढ़ा कर रखना ही अतिशयोक्ति कहलाता है। यह उनकी निबंध की एक शैली है जिसमें उन्होंने अमेरिका के मस्त योगी हिल्टमैन की तस्वीर उन्होंने हम लोगों के सामने रखी। कभी कभी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कहते हैं, जैसे इस साधु की सुंदर भेषधारी में लेखक को लगता है कि न्यायगरा की जो जलप्रपात है, ठीक उसी तरह न्यायगरा की दूध धारा तो नहीं गिर रही है। यह उन्होंने पत्ता के संबंध में, पत्ती के संबंध में, डाली के संबंध में, तना आदि को ही बड़ा ही रहस्यमय ढंग से देखते हैं और उसके बारे में अपने निबंध में लिखते हैं। उन्होंने छोटे छोटे संवादों के माध्यम से तर्कपूर्ण और दूरदृष्टि वाली बातें कर डाली। वो एक उदाहरण भी देते हैं कि किस तरह से एक कायर और एक वीर के बारे में उनकी कुछ विचारों को हम इस प्रकार देखते हैं। वे कहते हैं कि कायर क्या कहता है, उनके दृष्टिकोण में कायर किसको कहते हैं, तो कायर कहते हैं जो आगे बढ़ो, कायर उसको कहते हैं जो कहता है कि आगे बढ़ो, और वीर कहते हैं कि पीछे हट जाओ। कायर कहता है कि तलवार निकालो और वीर कहता है कि सिर्फ तलवार के आगे कर दो, उसे हम वीर कहते हैं। यानी उनके दृष्टिकोण से कायर और वीर को बड़ा ही बारीकी और सूक्ष्मता के साथ उन्होंने इसको स्पष्ट किया, और इसके भाव जो देखेंगे तो काफी गहरा है, और इसी भाव के लिए वे काफी चर्चित भी रहे हैं। उन्होंने ब्रह्मचर्य पर भी विचित्र उपदेश देने के लिए मना करते हैं। उनका मानना है कि इस पर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो चुकी, इसके लिए वे खरी खोटी सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि गिरवे वालों की पूजा हम क्यों करते हैं, जो गिरवा वस्त्र धारण किए रहते हैं और भीख मांगते हैं। ये गिरवे वस्त्र वाले का हम लोग पूजा क्यों करते हैं? क्या सभी गिरवे वस्त्र वाले सेम वैसा ही है जैसा उनको होना चाहिए? गिरजे के घंटे क्यों बजाते हैं? रविवार क्यों मनाते हैं? पांचों वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हैं? यानी उन्होंने धर्म के जो अंधविश्वास है, जो आडंबर है, उस पर भी उन्होंने खरी खोटी सुनाई, और इसलिए कहते हैं कि गिरवे वस्त्र वाले को भी उन्होंने उसका खंडन करते हैं। गिरजे की घंटी हम क्यों बजाते हैं या क्यों सुनते हैं? रविवार को क्यों मनाते हैं? पांचों वक्त मुस्लिम नमाज क्यों पढ़ते हैं? ये सारी बातें उन्होंने मजदूरी और प्रेम की एक किताब है, उसमें उन्होंने ये सारी बातें को उठाया, और इस पर उन्होंने बड़ा ही तार्किक ढंग से इस बात को अपने निबंधों में कहा। उनकी एक शैली है पलवन की। पलवन शैली में सरदार पूर्ण सिंह ने छोटी से छोटी बातों को उन्होंने अपनी श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर देने की शैली काफी रोचक और व्यापक रही है, जो हमें पाठ को काफी आकर्षित करती है। उनकी रचनाओं में गंभीरता के साथ साथ दार्शनिकता के दर्शन
भी हमें सर्वत्र दिखाई देते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर हम सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों को मोटी-मोटी अगर बातों की याद रखना चाहें तो सबसे पहले कि उनके विचार और भाव लचीदार हैं, उनके निबंध रोचकदार हैं, वे एक ललित निबंधकार हैं। वे निबंधों को व्यंग और अतिशयोक्ति शैली में बहुत सारी बातों को कहे हैं। उनके द्वारा जो उदाहरण दिए गए हैं उनकी एक शैली है पलवन की, यानी छोटी बातों को पढ़ा चढ़ा कर कहना, ये भी एक खास विशेषता है। उन्होंने संवादों के माध्यम से भी बहुत सारी बातों को कहने का प्रयास किया। उन्होंने सभी धर्मों के महान विभूतियों के जीवन चरित्र को अपने आचरण में उतारने का प्रयास करना चाहिए। वे कहते हैं कि ये किताब है आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता के संबंध में कहते हैं कि आचरण हमें केवल मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर जाने से ही आचरण नहीं बनता। आचरण एक बहुत ही ऊंचा विचार है जिसको हमको सीखने की जरूरत है और यह हमें अनुभूति की चीज है। आचरण अगर जैसा जिस व्यक्ति का आचरण होगा वैसा ही उसका आगे का व्यक्तित्व दिखेगा। यानी आचरण की सभ्यता में उन्होंने आचरण के महत्व को प्रकाश डालते हुए बताया कि आचरण को हमें कोई आचरण का दर्शन हमें कोई जरूरी नहीं है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति में हो, बल्कि एक किसान है, मजदूर है, उसमें भी हम उसके दर्शन हमें दिखाई दे सकता है। आचरण की महत्ता को उन्होंने बड़े जोर शोर से अपनी पुस्तकों में उठाया और इसकी महत्ता को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।